गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 सितंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है, क्या रैंकिंग है। ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 50 या ऑप्शन डी है 52। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। रेल पटरियों के किनारे से हटाएं झुग्गियां, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं। चीन की चालबाजी से बिगड़े हालात। चीन लगातार चर्चा में बना हुआ है। डेली पेपर में इस पर चर्चा होगी। डेली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पढ़ना चाहिए चीन के संबंध में? अगर आपको पढ़ना होगा तो चीन के संबंध में ऐतिहासिक संदर्भ पढ़िए पहले, कि चीन और भारत के बीच में क्या क्या ऐतिहासिक संदर्भ हैं। उसके बाद चीन और भारत के बीच में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, कहाँ दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, आर्थिक तौर पे हम चीन को कैसे इनकाउंटर करेंगे, और इसी से रिलेटेड आज रणनीतिक तौर पे चीन को कैसे इनकाउंटर करेंगे। तो रणनीतिक तौर पे चीन को कैसे इनकाउंटर करेंगे, इसी को लेकर के एक एडिटोरियल है, क्वाड पे दिया है। तो वहाँ पे हम एडिटोरियल पेज पे इसको लेकर के डिस्कस करेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ों का चीन के साथ आपको होना चाहिए, चीन के पर्सपेक्टिव में, राइट। दुनिया को भारत पे भरोसा, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। और एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। ये न्यूज़ भी लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं लोन मॉरेटोरियम को लेकर के। तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ। कल भी हमने डिस्कस किया था दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के। यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक होता है दिल्ली एयर पोल्यूशन। एक बार आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कल हमने इस पर डिस्कस किया था। गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति एक चुनौती, शोध पे जोर। देखो कल जो है एक एडिटोरियल का, आई गेस जनसत्ता का एडिटोरियल था, उसको कट करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। और वहाँ पे जल को लेकर के, पानी को लेकर के कुछ अच्छे डाटा दिया हुआ था। अगर हो सके तो जाकर के वो एडिटोरियल का पोर्शन देख लेना। एडिटोरियल को जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको हाईलाइटेड करके, जनसत्ता का एडिटोरियल था, इम्पोर्टेंट पार्ट को हाईलाइटेड करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। तो उसको अपने कॉपी में लिख लेना। इस तरह का डाटा आपको मेंस लिखने में काम आ सकता है, इंटरव्यू में भी काम दे सकता है। प्रीलिम्स में काम नहीं देगा, मेंस और इंटरव्यू में काम देगा। और पानी की समस्या देश में है, इसको लेकर के सरकार भी सजग है। इसलिए सरकार ने 2024 के लिए जल जीवन मिशन सरकार लाई है। 2024 तक सरकार प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए मिशन जल जीवन लाई है। इसको लेकर के 15 अगस्त 2020 को लाल किला से प्राचीर से भाषण देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसका जिक्र किया था, राइट। तो जल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर के एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जल जीवन मिशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या है इसका मेन पर्पस? इसका मेन पर्पस है कि 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल लग जाना चाहिए, वो नल से पानी यूज कर पाएँ, राइट। तो बाकी कल का एडिटोरियल का हाईलाइटेड पोर्शन टेलीग्राम चैनल से जाकर के देख लेना। देखो जब इस तरह का कोई न्यूज हो, जैसे ये न्यूज जो है, ताना भगत के आंदोलन से फंसी राजधानी, 32 बसों से भेजे यात्री। ताना भगत लगातार चर्चा में बना हुआ है। और जब इस तरह से कोई ऐतिहासिक संदर्भ चर्चा में हो तो वो जाकर के अपने इतिहास के बुक से दिख लेना चाहिए आपको। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी नॉर्मली अगर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछेगा तो उस पार्ट से अधिक क्वेश्चन पूछेगा जो चर्चा में बना हुआ। ताना भगत आंदोलन यहाँ आपके लिए चर्चा में बना हुआ। ताना भगत आंदोलन के बारे में अपने बेसिक बुक से देख लेना। ताना भगत के आंदोलन में फंसी राजधानी, देखो थोड़ा सा डिस्कस मैं कर देता हूँ।
इसे उरांव विद्रोह, ताना भगत विद्रोह भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में ना, छोटा नागपुर कहाँ पे है तो झारखंड में है। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1914 में हुआ था, 1914 में ये विद्रोह हुआ था। उरांव आधुनिक झारखंड में रहने वाले एक जनजातीय समूह है। तो ये सारे के सारे लोग एक जनजातीय समूह है। इस विद्रोह का नेतृत्व उरांव आदिवासी लोगों ने में भगत कहे जाने वाले संत, धर्माचार्य, फकीर इत्यादि ने किया था। तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था कि आदिवासी लोगों में भगत किसको कहा जाता था तो संत को कहा जाता था, धर्माचार्य को कहा जाता था, फकीर को कहा जाता था। इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए इसका नाम है ताना भगत विद्रोह, राइट। इसके अंतर्गत उरांव जनजाति में प्रचलित कुप्रथा जैसे थी भूत प्रेत, बुरी आत्माओं पर विश्वास, पशु बलि, शराब सेवन इत्यादि का विरोध किया गया, राइट। उसके साथ ही साथ इसमें तपस्या को, शाकाहार को प्रोत्साहित किया गया। तो ये सारे का सारा काम किया गया था ताना भगत विद्रोह में। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि इस विद्रोह में कृषि समस्या, आर्थिक समस्या और राजनीतिक मुद्दा को भी शामिल कर दिया गया। तो उसके बाद ये विद्रोह, उसके बाद क्या हुआ, ये विद्रोह अधिक फेमस हो गया। जतरा भगत जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रख लेना। और इन्होंने कहा था कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो अंग्रेजों को टैक्स नहीं भरने पे इन्होंने ऐलान किया था और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में जो है ये आंदोलन जो है 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, 1923 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में ताना भगत के लोग शामिल हुए थे। 1940 में रायगढ़ कांग्रेस में ताना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की एक थैली दी थी। 1948 में देश के आज़ाद अगर हुआ था, उस समय में भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय में ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित हुआ था। और यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उसकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम के तहत 1913 से लेकर के 42 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा ताना भगत की नीलामी की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान था। यानी 1913 से 42 तक जो अंग्रेजों ने इनकी ज़मीन लिया था, उस ज़मीन को इसे वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था इस जो कानून बना था, इस कानून के तहत। लेकिन वर्तमान तक देखो क्या कहना है ताना भगत का। ताना भगत का कहना है कि गांधी जी, ताना भगत का कहना है कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 हुआ था, टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है, और जो एक्ट का अभी जिक्र मैंने किया था वो एक्ट भी इसे कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की भूमि का मालिकाना हक व लगान पाने का हक इन ताना भगतों को सरकार इसे वादा किया, लेकिन अभी तक सरकार इस वादा को पूरा नहीं किया गया। इस जमीन पर मालिकाना किसका होना चाहिए तो ताना भगत का होना चाहिए। 1948 में सरकार ने इनसे वादा किया जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो उसी को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। बेसिकली ताना भगत के बारे में और विशेष आपको जानकारी होना चाहिए, जाकर के अपने बेसिक बुक में पढ़ लेना। टिड्डी की समस्या से निपटने में भारत दूसरे देशों की मदद करने को तैयार केंद्र सरकार। तो फॉ का एक समिट हुआ है। फॉ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है। तो इसकी मीटिंग में भारत सरकार जो है ये कही है, केंद्र सरकार ने ऐसा कहा। तो थोड़ा सा फॉ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1940 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी में जीवन निर्वाह की स्थिति को सुधारने के लिए तथा पोषण स्तर को उन्नत करने के लिए 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। देखो यहाँ पे सीआरपीएफ का जिक्र है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, एसएसबी के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, बीएसएफ के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। ये सारे के सारे पार्ट हैं किसका? केंद्र सरकार में जो है होम मिनिस्ट्री के तहत आते हैं ये सारे के सारे। बीएसएफ, सीआईएसएफ,
आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारे के सारे आते हैं केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के तहत, गृह मंत्रालय के तहत। भारत में बनेगी रूसी AK 203 राइफल। तो बस नाम याद रख लेना, AK 203 राइफल जो है रूस की राइफल है, वो भारत में अब इसका निर्माण होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बदला लेने को खौल रहा तिब्बती शेरों का खून। तो ये जो है, आपको कल मैंने बताया था कि ब्लैक टॉप फॉरेस्ट पे भारत के सैनिकों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। चीन का जो सर्विलांस सिस्टम है, कैमरा वगैरह लगा था, सबको हटा करके भारत उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जबकि ब्लैक टॉप फॉरेस्ट भारत का ही पार्ट था, लेकिन वो LAC का पार्ट था ना, तो चीनी सैनिक वहाँ आते थे ना इंडियन सैनिक वहाँ जाते थे। मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। तो ब्लैक टॉप फॉरेस्ट पे जो कब्जा किया है वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किया है, ये जो फोर्स दिख रहा है। और ये फोर्स में सबसे अधिक लोग हैं तिब्बत के लोग ही हैं। तिब्बत के वो लोग जो निर्वासित होकर भारत आ गए थे, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने भारत के मिलिट्री ज्वाइन की, और उसी मिलिट्री का नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। एक तरह से रिजर्व फोर्स है भारत सरकार का, राइट। तो इसको जो है, ये जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अभी भारत के इंडियन आर्मी के साथ मिल करके काम कर रही है, और इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी ब्लैक फॉरेस्ट पे जो है कब्जा, ब्लैक टॉप पे जो है कब्जा करने पे, राइट। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि ये सब जो, जैसे मान लो तिब्बत क्या है, पहाड़ का एरिया है, तो ये सारे के सारे फोर्स जो होते हैं वो पहाड़ पे काम करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। पहाड़ की एक एक चीज़ की उसे जानकारी होती है, राइट। तो इसलिए सरकार ने जो है इसका उपयोग किया है ब्लैक फॉरेस्ट पे चीन के सर्विलांस को हटाने के लिए, और वहाँ पे अपना झंडा गाड़ने के लिए। संस्थागत प्रसव के मामले में बस्तर ने सबको पीछे छोड़ा। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके दो जो मिशन है यहाँ पे देखो, एक मिशन का जिक्र है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM, और दूसरा मिशन है राष्ट्रीय अर्बन स्वास्थ्य मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, जाकर के एक बार लेकिन पढ़ लेना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, दोनों के बारे में। अस्वीकार्य है पुलिस की अक्षमता, सॉरी, ये जो है जनरल विक्रम सिंह हैं, सॉरी जनरल नहीं बोल रहा हूँ, विक्रम सिंह जी हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी प्राप्त कर लो। इसको अक्सर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख रह चुके हैं। तो इनका आर्टिकल है पुलिस को लेकर के, खास करके सुशांत सिंह के मैटर में जो है पुलिस को लेकर के जो पुलिस पे क्वेश्चन उठा है, और खास करके मुंबई पुलिस पे, उसको लेकर के इन्होंने लिखा है। लेकिन पुलिस को लेकर के अन्य जगह भी क्वेश्चन उठे हैं, जैसे विकास दुबे इनकाउंटर में भी पुलिस को लेकर के क्वेश्चन उठे हैं। और पुलिस को लेकर के हमारे देश और समाज में अक्सर क्वेश्चन उठते रहता है, पॉजिटिव में भी उठता है, निगेटिव में भी उठता है। तो आज हम इस एडिटोरियल को बेस बना करके पूरे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि अगर इसको आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसमें अधिकतर जो है अन्य पर्सपेक्टिव पे डिस्कस किया गया जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे पूरे पुलिस के रिफॉर्म्स के बारे में। एक रिपोर्ट आई थी, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, कॉमन क्लॉज और स्टडी सेंटर फॉर स्टडी डेवलपमेंट सोसाइटी। कॉमन क्लॉज क्या है? एक NGO है। ये एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था 2019 में। इसको कहा गया स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, SPIR रिपोर्ट 2020। सितंबर 2019 में यह रिपोर्ट जारी हुआ था, आज से ठीक 1 वर्ष पहले। पुलिस सुधार की आवश्यकता देश में क्यों है? तो देश के अधिकांश राज्य में पुलिस की छवि तनावपूर्ण है, जनता से मित्रवत नहीं है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है।
रोज अनेक ऐसे किस्से सुनने को, लिखने को, दिखने को मिल जाते हैं जिसमें पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। आप सुनोगे अक्सर, जिस पुलिस को आम आदमी का दोस्त होना चाहिए वो आम पुलिस का नाम सुनते ही सिहर उठता है। लोगों के मन में पुलिस के प्रति भय है। तो इसलिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स में आवश्यकता है सुधार की। उसके बाद पुलिस एक्ट आया था 1861 में। लॉर्ड कैनिंग के समय में पुलिस एक्ट आया था। और पुलिस एक्ट जो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, वो अपने देश में, भारत में भारतीय लोगों पे शासन करने के लिए अपने अकॉर्डिंग बनाया था। आज हम स्वतंत्र हैं तो आवश्यकता है कि वर्तमान समय में देश के इम्प्रूवमेंट के, देश के विकास में ये सहयोगी बने, ना कि देश पे शासन करने के लिए ये सहयोगी बने। राइट। तो इसलिए हमें पुलिस एक्ट की सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारे कमेटी बने थे। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी के जिक्र मैं करना चाहूँगा। पहला कमेटी है धर्मवीर भारती कमेटी। धर्मवीर कमेटी है, 1977 में बना था। और इसी के आधार पे, इसी के रिपोर्ट के आधार पे राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। और 4 वर्षों में इस पे केंद्र सरकार ने को 8 रिपोर्ट सौंपी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें अमल नहीं किया। तो धर्मवीर कमेटी 1977 में बनी थी, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपा, केंद्र सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया। बेसिक इतना है। कुछ सिफारिश की इन्होंने। पहला सिफारिश था कि एक राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग की स्थापना किया जाए। एक राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग की स्थापना किया जाए। जांच कार्य और शांति कार्य में को अलग अलग किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन होता है। जांच कार्य, जैसे मान लो कोई अगर दुर्घटना हुआ या मान लो कहीं पे किसी तरह का कोई अपराध हुआ, तो उस अपराध में अगर जांच कार्य में जो पुलिस लगा हुआ उसको अलग कीजिए आप, और दूसरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने वाला पुलिस है उसको अलग कीजिए। तो दोनों को अलग अलग करके आपको काम करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी चाहिए। राज्य में पुलिस प्रमुख की नियुक्ति होती है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पुलिस प्रमुख का कार्य तय किया जाना चाहिए। ये भी फिक्स नहीं होता नॉर्मली मुख्यमंत्री के मर्जी पर ये डिपेंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भी एक नियत कार्यकाल तय किया जाना चाहिए। और एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जो हमेशा जितना भी अधिनियम बना है सब में ये बात रिकमेंडेशन किया है कि पुलिस एक्ट 1861 का है, नया पुलिस अधिनियम की हमें आवश्यकता है। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने 1997 में 1997 में एक आया, 1977 में, उसके 20 वर्ष के बाद 1997 में दूसरा रिपोर्ट आया, दूसरा कमेटी आया, और इस कमेटी का नाम था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। ने देश के सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को पत्र लिखकर पुलिस व्यवस्था में सुधार किए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद 2000 में बनी पद्मनाभ भैया समिति, इसने भी केंद्र सरकार को सुधारों की सिफारिश सौंपी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद सोली सोराबजी समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोली सोराबजी समिति 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट की प्रारूप इन्होंने तय किया कि मॉडल पुलिस एक्ट क्या होना चाहिए। इसका प्रारूप किसने तय किया? सोली सोराबजी कमेटी, लेकिन इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद आया 2006 का पुलिस सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर गाइडलाइन दिया तो सरकार उसको पालन करेगी ही। तो सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन दिया? पहला गाइडलाइन दिया कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, ताकि पुलिस किसी दबाव के बिना काम कर सके। पुलिस पे पॉलिटिकल दबाव होता है, पुलिस पे आपराधिक दबाव होता है, हम सभी इसको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन गठन कीजिए, ताकि पुलिस बिना किसी दबाव के काम कर सके। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया जाए, जो पुलिस के खिलाफ होने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सकें। राइट। अगर मान लो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा, अगर पुलिस ने कोई अपराध किया है, पुलिस के खिलाफ कोई गंभीर आरोप है, तो उसका जांच करने के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया जाए। थाना प्रभारी से लेकर के पुलिस प्रमुख तक एक स्थान पर कार्यकाल जो है 2 वर्ष निश्चित किया जाए। मिनिमम 2 वर्ष का कार्यकाल आप निश्चित कीजिए, चाहे वो थाना प्रभारी का हो, चाहे पुलिस प्रमुख का हो। थाना प्रभारी से लेकर के पुलिस प्रमुख डीजीपी तक का कार्यकाल फिक्स कीजिए, कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए।
नया पुलिस एक्ट लागू किया जाए, पुलिस की विवेचना और कानून व्यवस्था अलग अलग की जाए, ठीक है, यानी अपराध के लिए अलग कानून की जाए, अपराध की जांच के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिसिंग की व्यवस्था अलग अलग करना चाहिए। अब देखो पुलिस विभाग की समस्या क्या है, और ये जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको कॉपी में लिख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। औसतन 732 व्यक्तियों पे एक पुलिसकर्मी है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 450 व्यक्ति पे एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। 450 व्यक्ति पे एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। भारत में कितना है? 732 व्यक्ति पे एक पुलिस है। पुलिस बल के काम करने की परिस्थितियाँ, पुलिस की मानसिक स्थिति, पुलिस पे काम करने का अतिरिक्त दबाव, त्यौहार में भी पुलिस काम करती है, राइट, हर एक त्यौहार में पुलिस काम करती है, और पुलिस पर पड़ने वाला राजनीतिक दल, तो ये सारी की सारी परिस्थिति जो है पुलिस के इन फेवर में नहीं है। पुलिस के जो है पुलिस के पे जो है ये पुलिस विभाग की समस्याएं हैं ये बेसिकली, राइट। आगे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइटर हैं विक्रम सिंह जी, इन्होंने दो बातें कही है। पहली बात इन्होंने कहा है कि पुलिस में उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दीजिए, रोबोटिक्स का प्रशिक्षण दीजिए, डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रशिक्षण दीजिए, और 30% जो खाली पद हैं पुलिस में उसको तत्काल भरना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अगर डायरेक्टली कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि रिकमेंडेशन में क्या करना चाहिए, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को एज ए रिकमेंडेशन लिख सकते हैं कहीं भी। आप ये मत लिखें कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जैसे मान लो आपसे सिर्फ पूछा जाए, कोई व्यक्ति अगर पूछे आपसे, या सिर्फ लिखने के लिए आपसे दे दिया जाए कि पुलिस के सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था 2006 का, जिस गाइडलाइन का जिक्र हमने किया, उस गाइडलाइन को आधार बनाते हुए आप लिख सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। क्वाड के जरिए काबू में आएगा चीन। देखो क्वाड को लेकर के बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जरूर पढ़ना है इसको आप, अच्छा है। जैसे मैंने ये बोला कि ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस एडिटोरियल को ज़रूर आप पढ़ना, क्योंकि जो लिखा हुआ उसके बियॉन्ड में मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अब क्वाड चर्चा में क्यों है? क्वाड चर्चा में क्यों है? क्वाड चर्चा में क्यों है, इसका बेसिक रीज़न है कि अमेरिका ने कहा है, प्रपोज किया है कि क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ क्वाड की एक मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। ये दोनों कारण से क्वाड चर्चा में। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अर्थात क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हैं के बीच में एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच। अनौपचारिक है वो, औपचारिक नहीं है। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक में एक जगह पर्टिकुलरली हेडक्वार्टर होता है, प्रत्येक वर्ष फिक्स होता है कि वो लोग मिलेंगे, बैठ कर बात करेंगे। लेकिन ये अनौपचारिक है। G20 के सम्मेलन में चारों देश के नेता मिलते हैं तो बात कर लेते हैं, अन्य जगह मिलते हैं तो बात कर लेते हैं, लेकिन ये औपचारिक नहीं है अभी तक। हो सकता है दिल्ली में जो डायलॉग होने वाला है क्वाड का, उसमें इसको औपचारिक प्रदान किया जाए, हो सकता है इसका हेडक्वार्टर तय किया जाए। यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, इसे को सुनिश्चित करने और समर्थन करने के लिए इन देशों को साथ में लाता है। इसका विचार सबसे पहले जापान ने दिया था। वनडे एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वाड का विचार सबसे पहले किसने दिया? जापान ने दिया था। एक संकल्प के रूप में क्वाड का गठन 2007 में भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों के लिए किया गया था। तो 2007 में इसकी शुरुआत किया गया था। अब देखो, क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाए, ये हालांकि इस न्यूज़ में नहीं दिया है, इस एडिटोरियल में नहीं दिया है, लेकिन चर्चा में यही है। क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाए, क्या मतलब है? नाटो में जितने देश हैं, 28 या 29 देश हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक सेकंड में देख ही लेता हूँ। नाटो में 29 देश हैं, राइट। 29 देश में किसी एक देश पे अगर हमला होता है तो उसका मतलब है कि वो अमेरिका पे हमला, चूँकि अमेरिका भी नाटो का पार्ट है। उसका मतलब वो ब्रिटेन पे हमला, चूँकि ब्रिटेन भी नाटो का पार्ट है। उसका मतलब ये है कि वो फ्रांस पे हमला, चूँकि फ्रांस भी नाटो का पार्ट है। तो एक देश पे हमला मतलब सभी पे हमला, किसी एक देश पे हमला होगा, सभी मिलके
जो जो देश हमला करेगी उस पर हमला करेगा। जैसे मान लो जापान किसी नाटो के छोटे से देश पर हमला किया, तो जापान नहीं, चीन बोल रहा हूँ, चीन नाटो के किसी छोटे देश पर अगर हमला करता है तो उसके जवाब में चीन पे अमेरिका हमला करेगा, चीन पे जितने भी नाटो के देश हैं सभी मिल के हमला करेंगे। तो क्वाड को अगर नाटो का दर्जा दिया जाए, इसका मतलब ये होगा कि अगर चीन जो है भारत पे हमला करता है, इसका मतलब हुआ कि चीन अमेरिका पे हमला कर रहा है, इसका मतलब हुआ चीन जापान पे हमला कर रहा है, इसका मतलब चीन ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर रहा है, किसी एक देश पे हमला, यानी सभी चारों देश पे हमला और चारों मिल के उसका इनकाउंटर करेंगे। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ युद्ध करता है तो भारत भी उस युद्ध में शामिल होगा, अमेरिका भी उस युद्ध में शामिल होगा, जापान भी उस युद्ध में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया किसी अन्य देश के साथ युद्ध करता है तो उस युद्ध में भारत भी बाय डिफ़ॉल्ट शामिल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नाटो देशों पे आज तक कोई हमला नहीं किया। क्यों हमला नहीं किया है? क्योंकि पता है कि नाटो जो है एज ए संगठन, नाटो अगर पूरे देश मिल जाए तो विश्व में सबसे पावरफुल हो जाते हैं। अमेरिका आप में पावरफुल है, ब्रिटेन पावरफुल है, फ्रांस पावरफुल है, तो नाटो देश पे कोई हमला नहीं किया है आज तक। इसलिए अगर क्वाड बनेगा तो क्वाड देश की तरफ कोई देश, चीन जैसा देश, रशिया जैसा देश या कोई भी देश आंख उठा कर देखने की हिमाकत नहीं करेगा। दूसरा है कि जो सैन्य खर्च हो रहा है, भारत सरकार कर रही है, काफ़ी सैन्य खर्च कर रही है, S-400 मिसाइल मंगा रहे हैं, राफेल जैसा मिसाइल मंगा रहे हैं। तो ये जो सैन्य खर्च हो रहा है इसको हम विकास पे खर्च कर पाएंगे, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे खर्च कर पाएंगे, रोजगार पे खर्च कर पाएंगे, हेल्थ पे खर्च कर पाएंगे, एजुकेशन पे खर्च कर पाएंगे। तो जो सैन्य खर्च हो रहा है वो सेव होकर के अन्य सेक्टर में सरकार खर्च कर पाएगी। फिलीपींस, जापान और साउथ कोरिया का विकास का संकेत। अब देखो अमेरिका ने क्या किया है कि इंडिविजुअली फिलीपींस के साथ समझौता किया है, जापान के साथ समझौता किया है और साउथ कोरिया के साथ समझौता किया है। अमेरिका का इंडिविजुअल समझौता है, यानी कोई देश अगर फिलीपींस पे हमला करता है वो मतलब हुआ कि अमेरिका पे हमला कर रहा है, जापान पे हमला करता है मतलब अमेरिका पे हमला कर रहा है, और साउथ कोरिया पे हमला कर रहा है इसका मतलब अमेरिका पे हमला कर रहा है। तो अमेरिका ने इन देशों के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया, और यही कारण है कि कोई भी देश, चीन कभी हिमाकत नहीं करेगा कि वो फिलीपींस जैसे छोटे देश पे हमला करे। क्यों? क्योंकि फिलीपींस पे हमला मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो अमेरिका पे हमला कर रहा है। तो इन देशों ने क्या किया है कि इन देशों ने जो मिलिट्री पे खर्च होना चाहिए वो मिलिट्री पे खर्च नहीं करके अपने विकास पे खर्च किया, अपने एजुकेशन, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। भारत अगर ये क्वाड को नाटो का दर्जा मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर पाएगा, अपने एजुकेशन, हेल्थ पे खर्च कर पाएगा। अब देखो ये पक्ष में तर्क है, विपक्ष में तर्क है। क्या भारत को नाटो का सदस्य क्यों नहीं बनना चाहिए, उसको लेकर क्या? क्योंकि भारत हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है। भारत जिस समय में दो गुट बना हुआ था, एक अमेरिका और रशिया का गुट बना हुआ था, USSR और US का गुट बना हुआ था, भारत उस समय में भी गुट निरपेक्ष रहा था। तो भारत को गुट निरपेक्ष रहना चाहिए। अगर हम नाटो का सदस्य बन जाते हैं तो हमारा झुकाव स्पष्ट तौर पर अमेरिका की तरफ दिख जाएगा। तो अगर अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव होगा तो ऐसे कंडीशन में रूस के साथ हमारा संबंध खराब हो जाएगा। जो रूस हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, पुराना दोस्त है, उसके साथ हमारा संबंध खराब होगा। और हो सकता है रशिया, चीन इस तरह का एक ट्रीटी बना सकते हैं। रशिया, चीन, पाकिस्तान, टर्की जैसा देश एक इस तरह का ट्रीटी बना सकते हैं, इस तरह का समझौता कर सकते हैं कि एक देश में हमला यानी पाकिस्तान पे हमला मतलब चीन पे हमला, पाकिस्तान पे हमला मतलब रशिया पे हमला, इस तरह का वो लोग ट्रीटी बना सकते हैं। पक्ष और विपक्ष अपने जगह, मेरा अपना राय है, मेरी अपनी राय यह है कि मुझे लगता है कि देखो वर्तमान जो समय है वो यह समय है कि आप गुट निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं। आपको स्पष्ट तौर पे किसी न किसी तरफ झुकाव होना चाहिए। गुट निरपेक्ष आप नहीं रह सकते वर्तमान के समय में। तो मुझे लगता है कि क्वाड को नाटो का दर्जा अगर दिया गया तो एक अच्छा ही कदम होगा भारत के दृष्टिकोण से भी, राइट। आत्महत्या के चिंतनीय आंकड़ा कुछ दिया हुआ है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, एक बार जाकर के इसको नोट कर लेना। आत्महत्या के बारे में कहीं लिखना होगा अगर आपको तो काम दे सकता है।
आजीविका के अवसरों में हो तेजी से वृद्धि। देखो ये एडिटोरियल का कुछ पॉइंट दिया हुआ जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जीडीपी में 23.9% लगभग 24% की गिरावट हुई है पहली तिमाही में 2020 के 21 के जीडीपी में। 2020-21 के जीडीपी के पहली क्वार्टर वन में 23.9% की गिरावट आई है। ये आपको भी पता है, सबको पता है। अब राइटर का कहना है कि आर्थिक विकास दर और रोजगार, एडिटोरियल पढ़ लेना हालांकि खुद से। इन्होंने राइटर का कहना है कि अगर 5% की विकास दर जब था भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जब 5% की दर से बढ़ रहा था, बावजूद इसके 1 करोड़ लोगों जो रोजगार देना पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ 1 करोड़ नए लोग जुड़ते हैं, कार्यबल 1 करोड़ नए लोगों जुड़ते हैं कार्यबल में। तो जब हमारी जीडीपी 5% की दर से आगे बढ़ रही थी, फिर भी हम 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। वर्तमान में जब -24% चला गया हमारी जीडीपी, तो हम उसे कैसे रोजगार दे पाएंगे। निश्चित तौर पर रोजगार जाएगा, काफ़ी लोगों का रोजगार जाएगा, और नए लोग जो आएंगे उसको रोजगार सरकार नहीं दे पाएगी। जब पॉजिटिव में था तब हम रोजगार नहीं दे पा रहे थे, और जब निगेटिव में है तो कैसे देंगे। नई नौकरियां कम हो रही है और पुरानी नौकरियों की समीक्षा हो रही है। पुरानी काफ़ी नौकरियों की समीक्षा हो रही है। काफ़ी जो है लोग जो काफ़ी दिन से जॉब कर रहे थे उस पर भी खतरा मंडरा रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे घबरा के लोग जो है पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा का सेविंग कर रहे हैं, और पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो मांग क्रिएट नहीं हो रहा, और यहाँ पे फिर निवेश चक्र आ जाता है। आपको याद होगा निवेश चक्र का हमने जिक्र किया कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन हो, सरकार को मांग बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगा तो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा तो एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो सेविंग अधिक से अधिक होगा, सेविंग होगा तो फिर क्या होगा, इनकम अधिक से अधिक होगा तो इनकम अधिक से अधिक होगा तो सेविंग अधिक से अधिक होगा, और सेविंग अधिक से अधिक होगा तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है मांग क्रिएट करना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, पीपीई किट का मांग नहीं था तो पीपीई किट इंडिया हमेशा बाहर से मंगाता था। जब पीपीई किट का मांग क्रिएट हुआ तो भारत ने इसको बनाना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट आया इसमें, और इतना बनाया कि भारत विश्व में सबसे अधिक, चीन के बाद सबसे अधिक पीपीई किट का निर्माता बन गया महज कुछ महीनों में, 1 से 2 महीना में। तो लोग क्या है कि लोग एक तरह से डरे हुए हैं कि उसका रोजगार जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो मांग क्रिएट नहीं हो रहा, और मांग क्रिएट नहीं हो रहा तो इकोनॉमी जो है हमारी मूव नहीं कर पा रही है। और संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो रही है और वेतन वाले में कमी हो रही है, यानी संगठित क्षेत्र में कमी हो रही है। कुछ डाटा दिया हुआ है, जाकर के एक बार डाटा देख लेना कि 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में 31.76 करोड़ लोग थे, और जुलाई 2020 में 32.56 करोड़ और संगठित क्षेत्र में लोग जुड़े हैं। और संगठित मतलब क्या, पान लगाना, ठेला लगाना, अभी जो सब्जी बिकने के लिए आया था, इस तरह का जो कारोबार होता है इसको असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। परंतु वेतन वाली नौकरियां जो है लॉकडाउन के पूर्व 8.61 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन के पूर्व नौकरी में थे, और वर्तमान में 6.82 करोड़ लोग नौकरी में रह गए हैं वेतन वाले सेक्टर में। और संगठित क्षेत्र में वेतन बिल में कटौती, संगठित क्षेत्र में वेतन बिल में कटौती, यानी जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके भी वेतन में कटौती हो रहा है। कपड़ा उद्योग में 29% वेतन की गिरावट आई है। कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, और उसमें अगर वेतन में 29% अगर गिरावट आती है तो इस समझ सकते हो कि कितने लोगों के रोजगार पे खतरा है। चमड़ा उद्योग में 22.5% गिरावट है, पर्यटन उद्योग में 30% गिरावट है। तो ये इस बात का द्योतक है कि जो संगठित क्षेत्र हमारे यहाँ, उस संगठित क्षेत्र की भी कंडीशन काफ़ी खराब है वर्तमान में।
रोजगार में युवाओं की स्थिति भी बहुत खराब है, कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें आप देख लेना। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए? ऐसे कंडीशन में जो चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, खास करके कपड़ा उद्योग, क्योंकि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कपड़ा उद्योग में है, ऐसे उद्योग को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। स्टील, पावर, पोर्ट, रेलवे इत्यादि में निवेश करना चाहिए, ये राइटर का कहना है। मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि सरकार को मांग क्रिएट करने पर जोर देना चाहिए, डिमांड क्रिएट होना चाहिए, मार्केट में मांग क्रिएट हो हर एक चीज़ के लिए, हर एक वस्तु के लिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और तभी उसमें इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो रोज़गार नया क्रिएट हो पाएगा। रोज़गार नया क्रिएट होगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, सेविंग होगा तब जाकर के वो इन्वेस्टमेंट फिर लोग कर पाएंगे, राइट। तो डिमांड क्रिएट करने पे जोर देना चाहिए। जॉन मेनार्ड केन्स 1930-31 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, नाम याद रख लेना, जॉन मेनार्ड केन्स। भारत में दूसरे देशों के जरिए अब सामान नहीं भेज पाएगा चीन। जैसे मान लो चीन क्या है, चीन क्या क्या है कि कुछ देशों के साथ चीन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे इंडोनेशिया के साथ, और इंडोनेशिया के साथ भारत का, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मान लो चीन अगर किसी वस्तु को इंडिया डायरेक्टली भेजता है तो ऐसे कंडीशन में हाई टैरिफ हम लगाते हैं। 1000 रुपये की अगर वस्तु चीन भेज रहा है तो उसमें 500 रुपये की टैरिफ लगाते हैं, 1500 रुपये में वो वस्तु भारत के लोगों को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है लोग उसको कम परचेज करते हैं। टैरिफ लगाने का मतलब ही होता है कि लोग उसको कम परचेज करते हैं। अब मान लो 1000 रुपये का कोई वस्तु है, चीन भेजा इंडोनेशिया को 1000 रुपये में, और इंडोनेशिया फिर भारत को 1000 रुपये में भेज दिया, राइट। तो ऐसी कंडीशन में चीन अप्रत्यक्ष तौर पे बिना टैरिफ के सामान हमारे देश में भेज सकता है, इंडोनेशिया जैसे मुल्क में या वैसे मुल्क में जिसमें भारत और चीन दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो इसको रोकने के लिए सरकार काम कर रही थी और होपफुली सरकार ऐसा कर पाएगी अब। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ, एक बार जाकर के इसको पढ़ लेना, क्योंकि अब आयात निर्यात कानून के तहत रूल ऑफ ऑरिजिन लागू होगा। रूल ऑफ ऑरिजिन क्या होता है कि अगर मान लो इंडोनेशिया कोई सामान अगर भेजता है इंडिया को, तो ऐसी कंडीशन में इंडोनेशिया को बताना होगा कि ये जो सामान भेजे हैं इसका ऑरिजिनेशन कहाँ है, इसको किस देश में बनाया गया है। अगर चीन में बनाया गया है या अन्य देशों में बनाया गया है तो उसको हम रोक सकते हैं, राइट। कारोबार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाएगा डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो IR 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, सब एक ही बात है। चौथी औद्योगिक क्रांति को इसको IR 4.0 को, इसका कुछ पार्ट है, जैसे बिटकॉइन हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। जितने 8 पार्ट मैंने बताए, प्रत्येक पार्ट पे यूपीएससी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछ रही है। क्वेश्चन देखना प्रीलिम्स का, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन प्रीलिम्स पे जो 8 पार्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी क्वेश्चन पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन पूछा है, 3D प्रिंटिंग में भी क्वेश्चन पूछा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन पूछा है। प्रत्येक पार्ट पे प्रत्येक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है IR 4.0। तो बस ये है कि सरकार जो है 2025 तक जो है 500 बिलियन डॉलर जो है ये बढ़ा लेगा इसका दायरा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा हेल्थ केयर में कैसे होगा, वित्तीय क्षेत्र में कैसे होगा, कृषि में कैसे होगा, बिजली में कैसे होगा, MSME में कैसे होगा, ये देगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट सरकार बढ़ाएगा। तो एक बार खुद से इसको पढ़ लेना। बाकी देखो कपड़ा उद्योग को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, और एक अच्छा न्यूज़ है कि कपड़े के निर्यात में 40% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो निश्चित तौर पे कपड़ा उद्योग रिकवर कर रहा है। इसको एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा कुछ जानकारी होना चाहिए। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं, राइट। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो मेरी कोशिश होती है कि 30 मिनट के अंदर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया जाए, राइट।
कभी कभी क्या होता है कि कब एडिटोरियल एनालिसिस करने में या अन्य न्यूज़ को एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है, लेकिन कोशिश होता है 30 मिनट के अंदर, 30 से 35 मिनट के अंदर एनालिसिस कंप्लीट कर लूँ। चलो आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं। वैश्विक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है कल ही जारी हुआ है। विपो इसको जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। विपो इसको जारी करता है, इनसीड जारी करता है, और एक और इंस्टीट्यूट है, एक और यूनिवर्सिटी है, नाम मैं भूल रहा हूँ। ये तीनों मिल करके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। कौन देश इनोवेशन में कितना कर रहा है। भारत पहली बार अंडर 50 आ चुका है, भारत का स्थान 48 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान था 52 2019 में, और 2020 में भारत का स्थान 48। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।